स्वागत है आप सभी का हमारे आज के द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो न केवल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से महत्वपूर्ण है बल्कि दुनिया की आर्थिक स्थिरता के लिए भी एक बड़ी चेतावनी है। इसका जो मुख्य हेडलाइन जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, बुलिंग टैक्टिक्स, यानी कि एक धमकाने वाला जो है एक रणनीति कहिए, एक योजना कहिए इसको। ये जो है ट्रम्प के द्वारा जो है यूरोप के देशों को टारगेट किया जा रहा है इसमें। ठीक है, ये मुख्य हेडलाइन है इसका। आज के इस एडिटोरियल में हम गहराई से समझेंगे कैसे ट्रम्प प्रशासन ने ग्रीनलैंड को हासिल करने की अपनी मांग को लेकर यूरोपीय देश पर या देशों पर टैरिफ का हथियार चलाने का फैसला किया है। आज के वीडियो का जो मुख्य बिंदु है यानी कि हाइलाइट्स वो है टैरिफ वार, यानी कि 1 फरवरी से लागू होने वाले 10% से 25% तक के भारी भरकम टैक्स का पूरा जो कैलकुलेशन है, पूरा गणित है, उसको हम समझेंगे। ग्रीनलैंड जो विवाद है, आखिर क्यों अमेरिका इस आर्कटिक क्षेत्र को खरीदने पर अड़ा है और डेनमार्क का इस पर क्या रुख है। नेटो और यूक्रेन पर क्या असर होने वाला है, कैसे अमेरिका और यूरोप की यह आपसी खींचतान रूस के खिलाफ नेटो की स्थिति को कमज़ोर कर सकती है, और कानूनी चुनौतियां, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट और यूरोपीय संघ का एंटी कोर्सन इंस्ट्रूमेंट क्या है। चाहे आप यूपीएससी जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस की तैयारी कर रहे हों या अपनी जनरल अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हों, यह विश्लेषण आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के एडिटोरियल का लाइन बाय लाइन और वर्ड बाय वर्ड विश्लेषण। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि हम इसके महत्वपूर्ण वोकेबलरी और ग्रामर पॉइंट्स को जो है डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये एडिटोरियल बुलिंग टैक्टिक्स। तो चलिए एक बार फिर से जो है हम लोग वर्ड्स की तरफ रुख करते हैं और वर्ड्स देख लेते हैं। बुलिंग, बुलिंग यानी कि यूजिंग फोर्स। जब आप धमकी देते हैं, डराते हैं किसी को, उसको बुली करते हैं, ठीक है ना। तो इसका यूज़ जो है आप देखते होंगे, जैसे बच्चे एक दूसरे को बुली करते हैं स्कूल वगैरह में, तो धमकाने या डराने या से दूसरों पर हावी होने या नुकसान पहुंचाने की क्रिया, ठीक है, अक्सर जो होता है ये अन्यायपूर्ण तरीके से होता है। इसको आप साइनो इंटिमिडेशन कह सकते हैं, कोअर्सन कह सकते हैं, और हैरेसमेंट, डोमिनियरिंग, और इसका एंटो हो जाएगा इनकरेजमेंट, सपोर्ट, काइंडनेस, रिस्पेक्ट। ओके। वेपनाइजेशन का मतलब होता है, वेपन मतलब हथियार होता है, और किसी चीज़ का हथियार के रूप में बदलना, मतलब किसी चीज़ का इस्तेमाल जो है हथियार के रूप में करना। तो मिलिटराइजेशन, एक्सप्लॉइटेशन, आर्मिंग, इंस्ट्रूमेंटलाइजेशन, ठीक है। इसका एंटो हो जाएगा डीमिलिटराइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन, पैसिफिकेशन, डिसआर्मामेंट। टैरिफ्स यानी कि जानते ही हैं टैक्सेस जो लगता है खासकर आयात में, ठीक है। तो ड्यूटीज़, लेवीज़, कस्टम्स, इंपोर्ट्स, इसका सब्सिडीज़, एग्जेम्पशंस, फ्री ट्रेड या रिडक्शंस, ठीक है। ये खासकर टैरिफ्स को जो है हम लगाते हैं डोमेस्टिक मार्केट को बचाने के लिए, उसका रक्षा करने के लिए करते हैं हम लोग। अंडरमाइन जो होता है वो किसी चीज़ को वीक करना, यानी कि वीकेंड करते हैं आप, नष्ट मतलब कि कमज़ोर करते हैं, उसको नष्ट करते हैं। वीकेंड, सबवर्ट, सैबोटाज, डीस्टेबलाइज का एंटो हो जाएगा स्ट्रेंथन, बॉल्स्टर, रीइंफोर्स या फिर सपोर्ट। कोर्सन वही चीज़ हुआ, धमकी या बल या दबाव से किसी को अपनी इच्छा के विरुद्ध कार्य करते हैं के लिए मजबूर करते हैं, तो उसको कंपल्सन, ड्यूरेस, फोर्स या एक्सटोर्सन। इसका एंटो परसुएसन, वॉलंटरीनेस या फिर कंसेंट या फिर फ्रीडम, एंटो है गया। न्यू इम्पीरियलिस्ट, बहुत काफ़ी बार ये शब्द आ रहा है, ये सारे शब्द बार बार आ रहे हैं, लेकिन हम आपको इसलिए भी देते हैं कि ताकि नए बच्चे जो हैं या नए लोग जो हैं इस चीज़ को समझे। तो जिसको आधुनिक साम्राज्यवाद कह सकते हैं, मॉडर्न फॉर्म ऑफ इम्पीरियलिज्म यूजिंग इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डोमिनेंस इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट रूल। एक्सपेंशनिस्ट, हेजिमोनिक, कॉलोनियलिस्ट या फिर डोमिनेशन सिकिंग, या इसका एंटो हो जाएगा एंटी इम्पीरियलिस्ट, सॉवरेन, इगलिटेरियन
या फिर इंडिपेंडेंट। यूनिलैटरल यानी कि केवल एक तरफा जो आप कोई काम करते हैं, एक पक्ष द्वारा की गई कार्रवाई बिना दूसरों से परामर्श या सहमति के जब करते हैं, यूनिलैटरल होता है। और इसका एंटो हो जाता है मल्टीलैटरल। तो वन साइडेड आर्बिट्ररी मतलब मनमाने तरीके से, इंडिपेंडेंट सोलो। एंटो हो जाएगा मल्टीलैटरल, बायलैटरल, कोलैबोरेटिव, म्यूचुअल। वायलेशन होता है उल्लंघन करना, जानते ही हैं, ब्रीच, इन्फ्रिंजमेंट, ट्रांसग्रेशन या फिर इन्फ्रैक्शन। इसका एंटो हो जाएगा कंप्लायंस, एडहेरेंस, ऑब्जर्वेंस या फिर रिस्पेक्ट। रिफ्ट का मतलब होता है दरार, ठीक है ना, समूहों या देशों या सहयोगी के बीच संबंधों में गंभीर दरार, रिफ्ट। रिफ्ट वैली आप नाम सुने होंगे। स्किज्म, डिवीज़न या फिर ब्रीच या फिर एस्ट्रेंजमेंट। यूनिटी इसका एंटो हो जाएगा हार्मनी, रिकॉन्सिलिएशन या फिर अलायंस इसका एंटो हो जाएगा। डेप्रिडेशन मतलब होता है विनाश या फिर आप कह सकते हैं एक तरीके से हिंसक, लूटपाट, ठीक है। प्लंडर, रेवेजेस, लूटिंग, डिवास्टेशन। इसका एंटो प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन, रेस्टोरेशन, सेफगार्डिंग। इनलाइटेंड का मतलब होता है बुद्धिमत्ता, ज्ञान, सहिष्णुता। वाइज, प्रोग्रेसिव, इन्फॉर्म्ड। इसका एंटो हो जाएगा इग्नोरेंट, बैकवर्ड या फिर रिएक्शनरी। सॉलिडरिटी। सॉलिडरिटी का मतलब होता है एक यूनिटी होना है, मतलब कि भाईचारा एक तरफ होता है ना, वो तो साझा हितों और लक्ष्यों पर आधारित एकजुटता। यूनिटी, ब्रदरहुड, अलायंस, फिर कोहेशन। इसका एंटो डिवीज़न, डिसयूनिटी, हॉस्टिलिटी या फिर आइसोलेशन। वोट का मतलब होता है किसी काम को गंभीरता से करने के लिए वादा करना या शपथ लेना, ठीक है। प्लेस्ड, प्रॉमिस्ड, सोर या फिर कमिटेड। इसका एंटो हो जाएगा रेनिगेट या फिर विड्रू या फिर अबेंडन या रिट्रैक्टेड। स्लैप का मतलब होता है थप्पड़ भी, और स्लैप का मतलब थोपना भी होता है, ठीक है ना। जैसे किसी को स्लैप करते हैं तो उसको मतलब थप्पड़ लगाते हैं, यानी कि और कभी कोई चीज़ ड्यूटी वगैरह स्लैप करते हैं तो उसको जो है इम्पोज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इम्पोज के सेंस में इम्पोज, लेवी, हिट विथ या फिर इन्फोर्स। एंटो हो जाएगा रिमूव, लिफ्ट, एग्जेम्प्ट या वेव। रैफ्ट का मतलब होता है लार्ज नंबर, मतलब कि बड़ी संख्या या संग्रह, और रैफ्ट ऑफ समथिंग, ठीक है ना। एरे, होस्ट, मल्टीट्यूड या फिर बैराज। या इसका एंटो हो जाएगा फ्यू, हैंडफुल, स्कार्सिटी, सिंगल। रिकॉनाइसेंस का मतलब होता है रैकी, इसको शब्द छोटा कहते हैं रैकी या रिकॉनाइसेंस। इसका मतलब होता है मिलिट्री एक्सप्लोरेशन और सर्वे टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट एन एरिया और एनिमी, मतलब सैन्य क्षेत्र या शत्रु के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए टोह या सर्वेक्षण कहते हैं, इसको टोही या टोह कहते हैं। स्काउटिंग, सर्विलांस, एक्सप्लोरेशन, सर्वे। इसका एंटो कंसीलमेंट, इग्नोरेंस, ब्लाइंडनेस या फिर विड्रॉल। इम्प्लिसिट का मतलब निहित होना, खुले तौर पर ना कहकर अप्रत्यक्ष रूप से सुझाया गया कहते हैं इम्प्लिसिट, और इसका एंटो होता है एक्सप्लिसिट, ठीक है ना। तो इम्प्लिसिट मतलब इम्प्लाइड, टैसिट या इनहेरेंट या अनस्पोकन, मतलब निहित। और एक्सप्लिसिट इसका मतलब खुल्लम खुल्ला, एक मतलब कि उसको पूरी तरह से डायरेक्टली एकदम समझाते हैं आप, स्टेटेड या फिर ओवर्ट या डायरेक्ट। टेंटामाउंट मतलब इक्विवेलेंट होता है, याद रखिएगा, टेंटामाउंट के साथ टू लगता है, इक्विवेलेंट, इक्वल टू, कंपेरेबल, अकीन। एंड हो जाएगा डिफरेंट, डिसिमिलर, अनइक्वल या फिर अपोजिट। डिनोमिनेंट का मतलब होता है परिणाम, रिजोल्यूशन, आउटकम, कॉन्क्लूजन या फिर क्लाइमेक्स। इसका एंटो हो जाएगा बिगिनिंग, इंट्रोडक्शन, सेटअप, प्रिल्यूड, ठीक है। डिग्रेड का मतलब किसी चीज़ को अपग्रेड करते हैं, डिग्रेड करते हैं, तो गुणवत्ता को बिगाड़ना या कम करना। डिटोरिएटिंग करना, वर्सनिंग करना, इरोडिंग करना, लॉरिंग करना। इसका एंटो इम्प्रूविंग, इन्हांसिंग, एलिवेटिंग या फिर अपग्रेडिंग। कोहर्सन इंस्ट्रूमेंट का मतलब इंस्ट्रूमेंट का मतलब जो होता है वो आप हिंदी में पहले समझिए। आर्थिक दबाव के विरुद्ध प्रतिकार यानी कि जवाबी कार्रवाई के लिए बनाया गया कानूनी या व्यापारिक उपकरण। उपकरण मतलब एक तरीके से ये उपकरण मतलब इंस्ट्रूमेंट का व्यापक सेंस है यहाँ पर। व्यापक सेंस मतलब कि एक आपको मतलब कि अमेरिका ने ये काम किया तो उसके अगेंस्ट में जो ये एक और नीति बनाएगी वो इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा, ठीक है ना। तो लीगल ट्रेड मैकेनिज्म कहिए इसको, डिज़ाइन टू काउंटर रिटेलिएट अगेंस्ट इकोनॉमिक कोर्सन, जो आर्थिक रूप से जो आप
बलपूर्वक कोई काम किसी देश पर करवाते हैं तो उससे जो है उसके खिलाफ जो एक नीति बनाई जाती है या कोई एक मैकेनिज्म बनाया जाता है उसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंट। तो रिटेलिटरी टूल, काउंटर मेजर, रेप्रिजल या रेप्राइजल मैकेनिज्म या फिर डिफेंसिव इंस्ट्रूमेंट, कोऑपरेटिव एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड डील या कॉन्सिलिएटरी मेजर या इंसेंटिव। जुडिशियल रूलिंग का मतलब होता है फॉर्मल डिसीजन और जजमेंट मेड बाय अ कोर्ट, ठीक है ना, अदालत द्वारा दिया गया फैसला, कोर्ट डिसीजन, वर्डिक्ट या जजमेंट या एडजुडिकेशन। एंटो अपील, ओवरटर्न, रिवर्सल या इंजंक्शन। और लास्ट के वर्ड हैं ट्रांस एटलांटिक, एटलांटिक सागर है ना ये, तो उससे उसके चारों तरफ जो है उसको ट्रांस एटलांटिक मतलब रिलेटिंग टू और क्रॉसिंग द एटलांटिक ओशन स्पेशली बिटवीन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। तो अटलांटिक महासागर से संबंधित या पार करने वाला विशेष रूप से यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बीच उसको ट्रांस एटलांटिक कहते हैं, क्रॉस एटलांटिक भी कहते हैं, यूरो अमेरिकन भी कहते हैं, एटलांटिक स्पैनिंग भी कहते हैं। एंड हो जाएगा रीजनल, डोमेस्टिक, इंट्राकॉन्टिनेंटल, लोकल। ओके, इंटरवेंशन मतलब हस्तक्षेप होता है, ठीक है, इसको इंटरफेरेंस भी कहते हैं, इंट्रूजन भी कहते हैं, इन्वॉल्वमेंट भी कहते हैं और मैडलिंग भी कहते हैं इसका। एंटो हो जाएगा नॉन इंटरवेंशन, एब्सटेंशन, न्यूट्रलिटी या आइसोलेशनिज्म। आगे चलते हैं एडिटोरियल की तरफ। बुलिंग टैक्टिक्स, बुलिंग मतलब समझ गए और टैक्टिक्स का मतलब भी जानते हैं क्या होता है। तो टैक्टिक्स जो होता है किसी चीज़ को करने का जो एक जरिया बनाते हैं उसको टैक्टिक्स कहा जाता है ना। तो आइए, ट्रम्प्स वेपनाइजेशन ऑफ टेरिफ्स, यानी कि ट्रम्प के द्वारा जो वेपनाइजेशन किया जा रहा है यानी कि हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है किस चीज़ का, टेरिफ्स का, ठीक है, जो आयात शुल्क लगाया जा रहा है ना उसको एक मतलब कि वेपनाइजेशन एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करा जाए किस चीज़ को लेकर, ये आपको ओवर मतलब ना उसका रीज़न बता रहा है, ठीक है ना। ओवर ग्रीनलैंड यानी ग्रीनलैंड को लेकर ये जो टैरिफ्स का इस्तेमाल किया जा रहा है हथियार के रूप में ट्रम्प के द्वारा, ये देखिए एपोस्ट्रोफी एस, ट्रम्प के द्वारा, कुड अंडरमाइन, ये कुड अंडरमाइन जो है ना ये पूरे वाक्य के लिए आया है जो कि ठीक है, और इसका कुड अंडरमाइन जो है आपका ये मॉडल्स है, ठीक है, अंडरमाइन वर्ब है। और नेटो को जो है ना ये क्या कर सकता है, कमज़ोर कर सकता है, जो कि नेटो इतनी शक्तिशाली आप जानते ही हैं शुरू से कि नेटो सबसे शक्तिशाली आज के डेट में हुई है। द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ vowed to slap a raft of European countries with a 10% tariff on any and all goods, ठीक है, beginning on February 1st, which is then set to increase to 25% on June 1st, until an agreement is reached on the US demand to purchase or otherwise acquire the Denmark administered आर्कटिक टेरिटरी ऑफ ग्रीनलैंड। कहा जा रहा है कि ये जो ट्रम्प प्रशासन कहिए या ट्रम्प सरकार कहिए, ठीक है ना, हैज़ वोट, इसने वादा किया है या एक तरीके से इसने एक प्लेज किया है कि वो जो है लगाएगा टू स्लेप मतलब इम्पोज अ रैफ्ट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज़, एक समूह कहिए एक बड़ा मतलब कि समूह जो है यूरोपियन कंट्रीज़ का, ये स्लैप रैप्ट के साथ विथ लगता है, स्लैप समथिंग विथ, ठीक है ना, तो विथ 10% टैरिफ, उसमें जो है 10% का टैरिफ लगाएगा ऑन एनी एंड ऑल गुड्स, मतलब सभी किसी भी तरह का और सभी मतलब कि सामानों पर, ठीक है ना। ये शुरुआत होगी कहाँ से, बिगिनिंग ऑन February 1st, ये होगी शुरुआत 1 फरवरी से, विच इज़ जो ठीक है ना, ये आपका रिलेटिव क्लॉज है, विच इज़ देन सेट टू इंक्रीज, ये जो आपका 10% टैरिफ जो है, ठीक है ना, वो बढ़ेगा, कितना बढ़ जाएगा, 25% तक। कब बढ़ेगा, जून 1st को। ये अनटिल, ये एक आपका क्लॉज है, मतलब कि ये एक ऐसा क्लॉज है जिसको टाइम क्लॉज कहते हैं, जैसे कि अनटिल एन एग्रीमेंट इज रीच्ड, जब तक कि एक समझौता नहीं हो जाता है, ऑन द यूएस डिमांड, यूएस का मांग क्या है भैया, तो वो जो डिमांड है ना यूएस का जो मांग है, वो मांग क्या है, टू परचेज, कि वो खरीदे,
या फिर अदरवाइज एक्वायर या किसी अन्यथा तरीके से एक्वायर कर ले डेनमार्क एडमिनिस्टर्ड, यानी कि जो डेनमार्क द्वारा प्रशासित जो आर्कटिक क्षेत्र है, ठीक है, ग्रीनलैंड, उसको या तो खरीद ले अमेरिका, वो उसका डिमांड है, या फिर उसको जो है किसी अन्य तरीके से जो है उसको एक्वायर कर ले, उसको अपने अंतर्गत कर ले, उसको ग्रहण कर ले, ठीक है ना। तो ये जो एग्रीमेंट है इस चीज़ को लेकर, अगर ये नहीं होता है तो इसमें 10% 1 फरवरी को लग जाएगा और उसके बाद जून मतलब 1 को जो है ये बढ़कर 25% हो जाएगा। समझ रहे हैं ये धमकी। द लेटेस्ट राउंड ऑफ टैरिफ्स, ये जो लेटेस्ट राउंड ऑफ टैरिफ्स जो है ना, विल ऐड टू एग्जिस्टिंग 15% यूएस इम्पोज ट्रेड ड्यूटीज ऑन द कंट्रीज टारगेटेड बाय द व्हाइट हाउस। ये जो नवीनतम मतलब एकदम लेटेस्ट राउंड ऑफ टैरिफ्स, ये जो आयत का सॉरी मतलब कि ये जो आयत शुल्क कहिए इसको, तो आयत जो आयात किया जाता है, जिसको आप कह सकते हैं एक तो एक्सपोर्ट होता है, एक इंपोर्ट होता है, तो इंपोर्ट पर जो लगने वाला जो ड्यूटी है उसका जो नवीनतम दौर है, विल ऐड, इसमें जुड़ेगा टू एग्जिस्टिंग 15% यूएस इम्पोज्ड ट्रेड ड्यूटीज़। ये पहले से ही कितना है यूरोप पर 15% का यूएस इम्पोज्ड यानी कि अमेरिका द्वारा थोपा गया ट्रेड ड्यूटीज़ है ऑन द कंट्रीज, उन देशों में जिसको टारगेट किया गया है व्हाइट हाउस यानी कि अमेरिका के द्वारा, ठीक है। तो ये जो है विल ऐड टू का मतलब होगा जैसे 10% अगर बढ़ाएंगे तो ये पहले से 15% चला आ रहा है उन देशों में जो कि मतलब कि व्हाइट हाउस यानी कि अमेरिका के द्वारा जो है टारगेट किया गया है जिसको, ठीक है। तो ये बढ़ के जो है ये 25% ऑलरेडी हो जाएगा, और जब ये जून 1 को जो है 25% हो जाएगा तो ये बढ़कर जो है 25 और 15 जोड़ लीजिए 40% हो जाएगा, है ना। तो विच इंक्लूड, अब ये बता रहा है ये कौन कौन से कंट्री हैं, विच इंक्लूड जिसमें शामिल है डेनमार्क, फिनलैंड शामिल है, फ्रांस शामिल है, जर्मनी शामिल है, नीदरलैंड शामिल है, नॉर्वे शामिल है, स्वीडन शामिल है और यूनाइटेड किंगडम शामिल है। मेरे ख्याल से कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंट्री शामिल है, ठीक है। तो ये जो टैरिफ का जो नवीनतम दौर है, ये जो व्हाइट हाउस यानी कि अमेरिका द्वारा जो टारगेटेड कंट्रीज़ हैं उस पर मौजूदा जो 15% अमेरिकी सरकार द्वारा लगाए गए व्यापार शुल्कों में जुड़ गया, ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, क्यूमुलेटिव इफेक्ट, ठीक है ना, जिसमें ये देश शामिल है। ओके, वाइल फ्रेंच प्रेसिडेंट एमानुएल मैक्रोन, जबकि फ्रेंच प्रेसिडेंट जो हैं, फ्रेंच के जो राष्ट्रपति हैं एमानुएल मैक्रोन जो है, इसे बताया है यूएस एक्शन को, ठीक है, डिस्क्राइब मतलब वर्णन किया है यूएस की जो कार्रवाई है, अमेरिका की जो कार्रवाई एज अनएक्सेप्टेबल, मतलब कि अस्वीकार्य के रूप में, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उधर यूके के प्राइम मिनिस्टर जो है, यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर केर स्टार्मर जो है, उन्होंने बताया है इस चीज़ को, इस मूव मतलब यूएस के एक्शन को वाज कम्प्लीटली रॉन्ग, पूरी तरह से गलत बताया है इसको, ठीक है। द टारगेटेड नेशंस, ये जो जिसको टारगेट किया गया है, जो देश जो टारगेटेड नेशंस हैं, हैव सेंट अ स्मॉल नंबर ऑफ ट्रूप्स, इसने जो है क्या भेजा है, एक मतलब कि छोटी संख्या में सैनिकों को भेजा है। कहाँ भेजा है, टू ग्रीनलैंड भेजा है। किस लिए भेजा है, फॉर व्हाट दे हैव कॉल्ड अ रिकॉनाइसेंस मिशन, ये भेजा है एक टोही मिशन, जिसको उसने टोही मिशन, व्हाट मतलब यहाँ पर जो है एक नाउन क्लॉज है, ठीक है ना। तो इसने मतलब कि ट्रूप्स को भेजा है ग्रीनलैंड, किसके लिए, फॉर व्हाट दे हैव कॉल्ड अ रिकॉनाइसेंस मिशन, जिसको उसने कहा है कि यह जो है एक टोही अभियान है, ठीक है ना। तो ये एक टोही मिशन है, एक अभियान है, उसके लिए इसने ग्रीनलैंड में कुछ छोटी संख्या में जो है सैनिकों को भेजा है, एसेंशियली, ठीक है, जो अनिवार्य रूप से फॉर मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है, जो क्या है, अनिवार्य रूप से ये सैन्य अभ्यास के लिए,
दैट सिग्नल जो संकेत देता है, ठीक है, जो संकेत देता है किस चीज़ का, एंड रीइंफोर्स और मतलब कि इसको स्ट्रेंथन बनाता है यूरोप के कलेक्टिव कमिटमेंट को, यानी कि यूरोप का जो सामूहिक प्रतिबद्धता है एक दूसरे के लिए, टू डिफेंडिंग द ऑटोनॉमस आर्कटिक टेरिटरी, यानी कि ये जो स्वायत्त जो आर्कटिक क्षेत्र हैं ग्रीनलैंड का, उसको रक्षा करने के लिए, उसको मतलब कि एक तरीके से डिफेंड करने के लिए जो कमिटमेंट है, कलेक्टिव कमिटमेंट है सभी देशों का, मतलब यूरोप के सभी देशों का कलेक्टिव कमिटमेंट है जो यूरोपियन यूनियन में है, तो उसको रीइंफोर्स करने, रीइंफोर्स मतलब स्ट्रेंथन करने के लिए, और ये सिग्नल देता है, एक संकेत भी देता है, समझ गए। सच इम्फेसिस, इस तरह के जो इम्फेसिस है, मतलब ये जो एक तरीके से यहाँ पर जोर नहीं कहिए, यहाँ पर जो है, ऐसे तो इम्फेसिस का मतलब जोर होता है, लेकिन कभी कभी आप कुछ बातों को रखने के लिए बड़ा जोरदार पूर्ण तरीके से कोई काम करते हैं ना, तो वही चीज़ है ये सच इम्फेसिस बाय द यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन के द्वारा जो ये इम्फेसिस जो डाला गया है, क्लियरली स्पष्ट रूप से दर्शाता है, रिफ्लेक्ट्स करता है कंसर्न, चिंता को। ये चिंता कहाँ से उपजता है, स्टेमिंग फ्रॉम द फैक्ट, इस तथ्य से उपजा है कि दैट अमेरिकन ट्रूप्स रिसेंटली एंटर्ड वेनेजुएला, कि अमेरिका का जो सैनिक है ना, वो हाल ही में वेनेजुएला में घुस गया और उसने किडनैप कर लिया और उसको मतलब कि प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को जो है किडनैप किया और उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया कहाँ, यूएस में, ठीक है। एंड मिस्टर ट्रम्प हैज सिंस गॉन, और मिस्टर ट्रम्प जो हैं उसके बाद से गॉन ऑन रिकॉर्ड, गॉन ऑन रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, गॉन ऑन रिकॉर्ड एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है जिसका मतलब होता है टू मेक एन ऑफिशियल और पब्लिक स्टेटमेंट, टू मेक एन ऑफिशियल और पब्लिक स्टेटमेंट। तब से जो है मिस्टर ट्रम्प जो है, यानी जब से मादुरो को किडनैप किया गया है तब से, यानी सिंस मतलब तब से, मिस्टर ट्रम्प जो है ये ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है, इफेक्टिवली प्रभावी रूप से वार्निंग दिया है, चेतावनी दी है, दैट ही माइट कंसीडर, कि वो कंसीडर कर सकता है, विचार कर सकता है, ठीक है ना, इंटरवेंशन का, हस्तक्षेप का, फॉर डिफरेंट पर्पसेस, अलग अलग उद्देश्यों के लिए, एंड इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, और अलग अलग परिस्थितियों में, इन कोलंबिया में, क्यूबा में, मैक्सिको में और ईरान में अगले बार। नेक्स्ट देखिए क्या धमकी है भाई साहब। अब देखिए दूसरा पैराग्राफ में, लिविंग असाइड द न्यू imperialist impulse that is implicit in the Trump administration's plans to control non-allied nations' territories based on the threat of military action or to bully allies by weaponizing tariffs against them. Such actions are tantamount to a violation of international law and in the case of EU risk degrading years of progress made on ट्रांस अटलांटिक ट्रेड एग्रीमेंट्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही वाक्य है, एक ही सेंटेंस है। अब इसको आपको पढ़ना है कैसे, तो लिविंग असाइड, लिविंग असाइड मतलब छोड़ते हुए, ठीक है ना, ये एक पार्टिसिपल है। लिविंग असाइड द न्यू इम्पीरियलिस्ट, ये जो नव साम्राज्यवाद का जो एक इम्पल्स है जो उसके अंदर आ रहा है कि हम ये कर लेंगे, पूरे देश को जो है और मतलब पूरा विश्व को जो है अपने अंदर लेके आएंगे, हमारे ही मतलब कि जो हम सोचते हैं उसी के अनुसार सभी देश जो है काम करेंगे। तो इस टाइप के जो न्यू इम्पीरियलिस्ट इम्पल्स है, ठीक है, दैट इज इम्प्लिसिट, जो निहित है, इम्प्लिसिट है, मतलब इनडायरेक्टली आपको ये सजेस्ट करता है इन द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन प्लान्स, ये जो ट्रम्प का जो मतलब ट्रम्प सरकार के जो प्लान्स है, जो योजना है, उसमें निहित है ये चीज़, न्यू इम्पीरियलिस्ट इम्पल्स, ठीक है। ये जो प्लान किस चीज़ के लिए है, टू कंट्रोल नॉन अलाइड नेशंस टेरिटरीज, यानी कि नॉन अलाइड मतलब जो कौन है, मतलब कि जो आपके गैर सहयोगी देश हैं, ठीक है, तो गैर सहयोगी देशों के क्षेत्रों को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है ना, और इसका जो ये प्लान किस पर आधारित होगा, बेस्ड ऑन द थ्रेट ऑफ मिलिट्री एक्शन, यानी कि ये जो है सैनिक मतलब कि
क्या कहेंगे इसको, सैन्य कार्रवाई की धमकी, यानी कि सैन्य कार्रवाई की धमकी पर ये आधारित होगा। और फिर या यहाँ पर बोल रहा है या, अब ये बोल रहा है कि ये डराना धमकाना, टू बुली एलाइज, ये सहयोगी देशों के लिए है, ठीक है, या नॉन एलाइड है, ठीक है। ये नॉन एलाइड मतलब गैर सहयोगी देश, और एलाइज मतलब जो सहयोगी देश हैं जैसे यूरोप वगैरह है। तो टू बुली एलाइज कैसे, तो बाय वेपनाइजिंग टैरिफ्स, यानी कि टैरिफ्स को हथियार बनाकर अगेंस्ट देम, उनके खिलाफ। तो ऐसे इन चीज़ों को जो है, इन चीज़ों को हटाते हुए, इन चीज़ों को जो है आप कह सकते हैं, अगर इसको छोड़ दें तो इस प्रकार के जो एक्शंस हैं, जो ट्रंप के जो एक्शन है, जो कार्रवाई है ना, आर टेंटामाउंट, ये बिल्कुल उसी समान है, मतलब सिमिलर टू अ वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन के ही समान है। एंड इन द केस ऑफ द यू, और यूरोपियन यूनियन के मामले में ये क्या है, इसका ये जोखिम होगा इसका, कि ये जो है डिग्रेड कर देगा ईयर्स ऑफ प्रोग्रेस, मतलब कि सालों की जो प्रगति है, ठीक है ना, जो कि किया गया है ट्रांस अटलांटिक ट्रेड एग्रीमेंट्स को लेकर, यानी कि आप कह सकते हैं ट्रांस अटलांटिक व्यापार समझौतों पर हुई वर्षों की प्रगति को खराब करने का ये जोखिम भी इसमें है, ठीक है। रिस्क डिग्रेडिंग मतलब खराब करने का, ईयर्स ऑफ प्रोग्रेस मतलब वर्षों की प्रगति, ठीक है, ऑन मेड ऑन ट्रांस अटलांटिक ट्रेड एग्रीमेंट्स, यानी कि ट्रांस अटलांटिक व्यापार समझौता पर हुई वर्षों की प्रगति को इसमें जो मतलब कि खराब करने की जोखिम भी है, ठीक है। तो कितना बड़ा ये वाक्य है। तो लिविंग असाइड का मतलब इसको छोड़ दें, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है आपका एक ये हो गया, क्योंकि लिविंग असाइड जो है ये पार्टिसिपल से शुरू हो रहा है, और इसका जो सब्जेक्ट है ये है, ठीक है। मतलब सब्जेक्ट क्या कहिएगा आप उसको, मतलब कि वहाँ से जो मेन सब्जेक्ट हो ये सच एक्शंस है, ठीक है ना। लेकिन ये आप बोल रहे हैं ना, ये बोल रहे हैं कि एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं पार्टिसिपल के माध्यम से, कि इसमें बोल रहे हैं कि जो न्यू इम्पीरियलिस्ट इम्पल्स है, जिसके तहत जो है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का ये योजना है कि नॉन अलाइड जो नेशंस हैं, जो गैर सहयोगी जो राष्ट्र हैं या उनके क्षेत्र जो हैं, उनको कंट्रोल किया जाए, किस कैसे, तो बेस्ड ऑन द थ्रेट ऑफ मिलिट्री एक्शन, यानी कि सैन्य कार्रवाई के धमकी पर, ठीक है ना, उसको सैन्य कार्रवाई कर देंगे भैया तुमको, नहीं तो तुम मेरे साथ आ जाओ। और या फिर जो है जो सहयोगी देश हैं, एलाइज जो हैं, उनको बुली करना, डराना धमकाना, कैसे, तो उनके खिलाफ जो है टैरिफ्स को बढ़ाकर या टैरिफ्स का को हथियार के रूप में इस्तेमाल करके। तो ऐसे इन चीज़ों को अगर छोड़ भी दें तो इस प्रकार के जो एक्शंस हैं ना, वो मतलब इंटरनेशनल लॉ के उल्लंघन के बराबर है। और यू के जो मामले में है, इसमें जोखिम क्या है कि ये जो ट्रांस अटलांटिक ट्रेड जो एग्रीमेंट्स जो है, जो कि उसमें वर्षों की प्रगति हुई है, मतलब वर्षों से प्रगति हुई है, वो खत्म होने का या उसको खराब होने का, डिग्रेड होने का उसमें रिस्क है, उसमें जोखिम है। समझ गए? लंबा लंबा लाइन है, देखिएगा आप। फर्स्ट, पहला क्या है, देयर इज अ सीरियस इशू ऑफ नो लेजिस्लेटिव बैकिंग बाय द यूएस कांग्रेस, ठीक है। पहला क्या है, डेनमार्क, यानी कि आपको बोल रहा है कि ये जो there is a serious issue of no legislative backing by the US Congress and legal basis for the unilateral action taken by the Trump administration in targeting Denmark and other European countries। यहाँ तक ये चीज़ है कि पहला क्या है कि कोई भी मतलब कि there is a serious issue, एक गंभीर मामला है, ठीक है, गंभीर मुद्दा है ये चीज़, समझ गए। किस चीज़ को लेकर, ऑफ नो लेजिस्लेटिव बैकिंग बाय द यूएस कांग्रेस, यानी कि जो यूएस कांग्रेस है, यानी कि अमेरिकी कांग्रेस, जो अमेरिकी संसद है, ठीक है ना, उसके द्वारा कोई भी विधायी समर्थन जो है, ठीक है, वो नहीं है मतलब ट्रम्प सरकार के जो नीति के लिए, ठीक है ना। और क्या है, एंड लीगल बेसिस, और कोई लीगल बेसिस भी नहीं है, कोई कानूनी आधार भी नहीं है, किस चीज़ के लिए, फॉर द यूनिलैटरल एक्शन, ये जो एक तरफा कार्रवाई के लिए कोई कानूनी आधार भी नहीं है, ठीक है। ये किसके, टेकन बाय द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, जो ट्रंप सरकार के द्वारा जो ये एक तरफा कार्रवाई की गई है ना,
तो ये एक तरफा कार्रवाई का न तो कोई कानूनी आधार है, न ही यूएस कांग्रेस का यानी कि अमेरिकी जो संसद है उसका कोई समर्थन है, ठीक है ना, कोई लेजिस्लेटिव समर्थन भी नहीं है। तो ये एक मतलब कि क्या एक गंभीर मुद्दा है, ठीक है। और ये किस चीज़ को लेकर है? इन टारगेटिंग डेनमार्क को टारगेट करने में और फिर अन्य यूरोपियन कंट्रीज़ को टारगेट करने में, ठीक है। तो इसको पूरी तरह से अगर हिंदी में समझेंगे तो इसको आप उलट के समझिए। जैसे यहाँ से शुरू कीजिए, डेनमार्क और अन्य जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उन देशों को टारगेट करने में ट्रम्प जो सरकार द्वारा की गई, ठीक है, इसको देखिए उल्टा होता है अंग्रेजी में। डेनमार्क और अन्य यूरोपियन कंट्रीज को टारगेट करने में ट्रम्प सरकार द्वारा की गई जो एक तरफा कार्रवाई के लिए ना तो कोई मतलब कि अमेरिकी कांग्रेस यानी कि अमेरिकी संसद, ठीक है, अमेरिकी संसद द्वारा कोई विधायी समर्थन, ठीक है, या फिर और या नहीं है और उसका ना तो कोई कानूनी आधार न होने का, ठीक है, न होने का एक गंभीर मामला है या मुद्दा है। तो इस तरीके से अंग्रेजी में उल्टे तरीके से लिया जाता है, शायद इसलिए कुछ उल्टे होते हैं। तो नेक्स्ट है ये दूसरा जो है, सेकंड क्या है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इज लाइकली टू फेस दिस वीक, ठीक है। ये उल्टा खासकर तब करते हैं जब ये आपका पेसिव में होता है, लेकिन यहाँ सीधा है। देखिए ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो है यानी कि ट्रम्प सरकार के द्वारा इज़ लाइकली टू फेस, मतलब संभावना है कि वो सामना करेगा दिस वीक, इस सप्ताह जुडिशियल रूलिंग मतलब कि एक तरीके से कहिए इसको आप न्यायिक फैसला किसके खिलाफ? अगेंस्ट इट्स यूज़ ऑफ द इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट, यानी कि ये जो इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट्स का जो इस्तेमाल किया है, किस लिए किया है? टू इम्पोज टैरिफ्स अक्रॉस द बोर्ड, मतलब अक्रॉस द बोर्ड मतलब उन सारे चीज़ों में टैरिफ्स लगाने के लिए जो इन्होंने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का जो इस्तेमाल किया है, उसके खिलाफ जुडिशियल रूलिंग भी इस सप्ताह जो है यानी कि न्यायिक जो फैसला भी इसका भी सामना करने का संभावना है इस मतलब ट्रम्प सरकार को, ठीक है। तीसरा क्या है? तीसरा देखिए, ये यूरोपियन नेशंस जो है, ठीक है, मे ब्रिंग, वो ला सकता है इनटू फोर्स, मतलब वो लागू कर सकता है व्हाट, ये फिर व्हाट जो है यहाँ नाउन क्लॉज है, व्हाट इज नॉन एज द एंटी कोर्सन इंस्ट्रूमेंट, यानी कि एंटी कोर्सन इंस्ट्रूमेंट का मतलब हो गया कि आप जो है जैसे कोर्सन इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर रहा है ट्रम्प सरकार, यानी कि धमकी दे रहे हैं कि हम टैरिफ बढ़ा देंगे, और उसके खिलाफ जो है एंटी कोर्सन इंस्ट्रूमेंट का जो है, ठीक है, वो इस्तेमाल करेगी यूरोपियन नेशन। तो यूरोपियन नेशन जो है मे ब्रिंग इनटू फोर्स, ये लागू कर सकती है जो जाना जाता है एंटी कोर्सन इंस्ट्रूमेंट के रूप में, ठीक है ना। ये क्या है? अ काउंटर टैरिफ फैसिलिटी, ये जो है टैरिफ के विरुद्ध जो एक फैसिलिटी है, समझ गए ना, एक जो व्यवस्था है, ठीक है, तो यह सुविधा है, सुविधा नहीं कहिए, व्यवस्था है, दैट वुड लिमिट द ट्रेड ऑफ मेजर यूएस टेक फर्म्स, जो सीमित कर देगा व्यापार को जो प्रमुख यूएस टेक फर्म से, जैसे कि गूगल हो गया, जैसे कि आपको एप्पल हो गया, ये सब मतलब कि एकदम प्रमुख एक बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब कि यूएस टेक फर्म्स है, एंड रिलेटेड सर्विस प्रोवाइडर्स, और इसी से संबंधित जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है, उनके ट्रेड को ये लिमिट कर देंगे। दैट कंडक्ट सिग्निफिकेंट बिजनेस इन द ईयू, जो एक अच्छा खासा व्यवसाय या बिजनेस करते हैं कहाँ पर? ईयू में, यानी कि यूरोपियन यूनियन, यानी कि यूरोपियन जो यूनियन के जो राष्ट्र हैं वहाँ पर। समझ गए? तो ये तीन चीज इसने उन्होंने इंगित किया है, पॉइंट आउट किया है, ठीक है।
whatever the denouement of this ट्रम्प मेड कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि ये जो ट्रम्प के द्वारा या ट्रम्प निर्मित जो एक संघर्ष है, ये जो एक क्या कहेंगे, लड़ाई नहीं कहिए, संघर्ष कहिए, उसका जो परिणाम जो है, जो कोई भी मतलब जो कुछ भी इसका परिणाम हो इस ट्रम्प मेड कॉन्फ्लिक्ट का, इट विल लाइकली टेक ईयर्स, इसमें जो है ना सालों लगेंगे, इफ नॉट डिकेड्स, भले ही दशक नहीं लगे लेकिन सालों लगेंगे, टू हील द वर्सनिंग ट्रांस एटलांटिक रिफ्ट, ये जो बदतर होता हुआ, खराब होता हुआ ट्रांस एटलांटिक जो दरार है ना, उसको हील करने में सालों लगेंगे। दैट हैज़, ये जो दरार है इसने जो है इस क्षेत्र को घेर रखा है, इस क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया है जब से ट्रम्प सरकार ने इस तरीके के कार्य करना शुरू किए हैं। मीनवाइल, इस बीच क्या हुआ है, वीकेंड नेटो, इसका प्रभाव किस पर पड़ा है, एक कमज़ोर होता हुआ नेटो पर, ठीक है ना। तो इस बीच एक कमज़ोर नेटो जो है ना, विल स्टैंड लेसेबल, वो अब सक्षम नहीं होगा, उतना ज़्यादा सक्षम नहीं होगा, लेस होगा मतलब कि उतना ज़्यादा नहीं होगा कि वो मदद कर सके यूक्रेन को इन फेसिंग ऑफ, सामना करने में, अगेंस्ट द डिप्रेडेशन ऑफ एन एग्रेसिव रशिया ऑन द ईस्टर्न फ्रंट, यानी कि पूर्वी आपको पूर्वी मोर्चे पर कहिए, तो पूर्वी मोर्चे पर जो आक्रामक रूस जो हैं उनके द्वारा जो विनाश किया जा रहा है, उसको रोकने में या उसको सामना करने में, यूक्रेन को मदद करने में जो नेटो है वो अब उतना ज़्यादा सक्षम नहीं होगा, मतलब कम सक्षम होगा। द नीड ऑफ द आवर, तो समय की क्या मांग है, समय की मांग क्या है, वो क्या है, इज इनलाइटेंड लीडरशिप, एक प्रबुद्ध नेतृत्व की, ठीक है ना। अ फार क्राई फ्रॉम व्हाट इज प्रेजेंटली ऑन ऑफर इन वाशिंगटन, जो वर्तमान में मतलब प्रेजेंटली जो वर्तमान में वाशिंगटन में जो कुछ भी पेश किया जा रहा है, मतलब कि जैसे कि ट्रम्प सरकार, ठीक है ना, तो जो कुछ भी पेश किया जा रहा है उससे कोसों दूर है, समझ गए। तो ये था आज का एडिटोरियल, आपने देखा। लेकिन मैं आपको इस एडिटोरियल में क्या कहेंगे, आपको इसका मतलब निष्कर्ष सुनाने से पहले, निष्कर्ष ही कहिए इसको एक तरीके से, मैं कुछ पॉइंट आउट करूंगा कि इसका क्या क्या असर हो सकता है। जैसे कि ट्रम्प के इन कदमों को ग्लोबल स्टेबिलिटी के नज़रिए से जायज़ ठहराना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के स्थापित सिद्धांतों के खिलाफ जाते हैं। इसे हम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर भी समझ सकते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता में हस्तक्षेप जो किया जा रहा है, जैसे किसी दूसरे देश के क्षेत्र जैसे ग्रीनलैंड को खरीदने के लिए दबाव बनाना, सॉवरेन इक्वलिटी के सिद्धांत का उल्लंघन माना जाता है। दूसरा जो है कोर्सन, जिसको कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत व्यापारिक टैरिफ को किसी देश की जमीन हासिल करने के लिए ब्लैकमेल के रूप में इस्तेमाल करना बहुत ही अनुचित है। और इसका सबसे बड़ा जो असर पड़ेगा वो नेटो और सैन्य स्थिरता पर और गठबंधन में दरार। नेटो का आधार एक सब के लिए और सब एक के लिए है, याद रखिएगा। नेटो का जो आधार होता है ना, जो जिस पर वो टिका हुआ है, वो है एक सब के लिए और सब एक के लिए। जब अमेरिका अपने ही सहयोगी जैसे डेनमार्क, जर्मनी पर टैरिफ लगाता है तो यह भरोसा खत्म हो जाता है। रूस और चीन को फायदा, विशेषज्ञों का जो मानना है कि अमेरिका और यूरोप के बीच का यह झगड़ा रूस और चीन के लिए फायदेमंद है। एक कमजोर नेटो यूक्रेन और अन्य मोर्चों पर रूस का मुकाबला मजबूती से नहीं कर पाएगा, और इसका जो सबसे बड़ा असर और आएगा वो है वैश्विक अर्थव्यवस्था की अस्थिरता, यानी कि 10% से 25% तक के टैरिफ न केवल यूरोप बल्कि खुद अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए भी महंगाई बढ़ाएंगे। जब दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था व्यापार समझौतों को अचानक तोड़ती है तो वैश्विक बाजारों में अस्थिरता आ जाती है और निवेशकों का
भरोसा डगमगा जाता है। और लास्ट का जो पॉइंट है वो है पावर पॉलिटिक्स बनाम रूल ऑफ लॉ। ट्रंप का तर्क है कि ग्रीनलैंड की रणनीतिक स्थिति यानी कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन अमेरिकी सुरक्षा के लिए जरूरी है, लेकिन सुरक्षा के नाम पर किसी भी नियम को तोड़ना एक खतरनाक मिसाल कायम करता है। अगर आज अमेरिका ऐसा कर रहा है तो कल कोई और भी देश इसी तर्क के साथ दूसरे क्षेत्रों पर दावा कर सकता है। तो यह था आज के एडिटोरियल का पूरा विश्लेषण। साफ है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अब केवल कूटनीतिक तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह इकोनॉमिक वॉरफेयर यानी कि आर्थिक युद्ध की दिशा में बढ़ रहा है, जहां एक तरफ अमेरिका अपनी रणनीतिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कड़े कदम उठा रहा है, वहीं दूसरी तरफ यूरोप का अपनी संप्रभुता के लिए खड़ा होना यह संकेत देता है कि आने वाले समय में ट्रांस अटलांटिक रिश्ते एक बड़े बदलाव से गुजरेंगे। आज का सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है कि अमेरिका का ग्रीनलैंड को खरीदने के लिए व्यापारिक दबाव बनाना सही है, या इससे वैश्विक शांति और नेटो जैसे संगठन के नींव कमजोर होगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया और इससे आपकी समझ बेहतर हुई तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और गहरे विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगला एडिटोरियल एनालिसिस आपसे मिस ना हो। इस वीडियो की पीडीएफ नोट्स और महत्वपूर्ण वोकेबलरी लिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऐसे मैं आपको बता भी देता हूँ, इंग्लिश विद अमिताभ आनंद, यह है टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है। कल फिर मिलते हैं एक नए एडिटोरियल के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सजग रहिए। जय हिंद।